चैप्टर 14 डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन और इलस्ट्रेशन, आरेखीय व्याख्या या आरेखीय निरूपण। ये सभी प्रश्न आपको अपने अध्यापक अथवा मित्र की मदद से समझने होंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न आरेखीय प्रश्न हैं। आरेखीय व्याख्या: दी गई वस्तुओं के समूह में से वस्तु या वस्तुओं के वर्ग या संख्या को आरेख के माध्यम से निरूपित करने की प्रक्रिया को आरेखीय व्याख्या या आरेखीय निरूपण कहते हैं। साधारणतया इस प्रकार की परीक्षा में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक, इस प्रकार की परीक्षा में एक दूसरे से संयुक्त कुछ आरेख दी गई होती हैं, जिनके अंदर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न संख्याओं को निरूपित किया गया होता है। प्रत्येक आरेख से अलग अलग वर्ग को द्योतित किया गया होता है या प्रत्येक आरेख अलग अलग वर्ग के द्योतक होते हैं। प्रतियोगियों को इन्हीं आरेख या इनके अंदर दी गई संख्याओं के माध्यम से किसी विशेष वर्ग में आने वाली वस्तुओं की संख्या या किसी विशेष संख्या के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को प्रश्नानुसार ज्ञात करना होता है। 2. इस प्रकार की परीक्षा में कुछ वस्तुओं के समूह दिए गए होते हैं और इनके नीचे कुछ आरेख दी गई होती हैं। प्रतियोगियों को प्रश्नानुसार इन आरेखों के माध्यम से उस एक आरेख को ज्ञात करना होता है जो कि प्रश्न में दिए गए वस्तुओं के समूह को पूर्ण एवं सही तौर पर वर्गीकृत करते हैं या उनके बीच के संबंध को निरूपित करते हैं। अब आइए इन तथ्यों के आधार पर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के कुछ विशिष्ट उदाहरणों पर एक नजर डालें। उदाहरण 1, इस आरेख में 3 वर्गों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या को 3 संयुक्त आरेखों के माध्यम से निरूपित किया गया है। इन आरेखों में से त्रिभुज के द्वारा वकीलों को, वर्ग के द्वारा शिक्षकों को और वृत्त के द्वारा डॉक्टरों के समूह को द्योतित किया गया है। इन आरेखों का ध्यान से अध्ययन करके इनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जो कि वकील, डॉक्टर एवं शिक्षक तीनों वर्गों के अंतर्गत आते हैं, उनकी संख्या कितनी है? विकल्प है 1 4, 2 3, 3 5, 4 2, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 2। व्याख्या: प्रश्न में तीनों वर्गों में आने वाले व्यक्ति यानी ऐसे व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करने को कहा गया है जो कि वकील, डॉक्टर एवं शिक्षक तीनों हैं। अर्थात हम आरेख में देखेंगे वो कौन सी संख्या है जो कि तीनों में यानी त्रिभुज, वर्ग और वृत्त में कॉमन है। चूंकि वही संख्या तीनों वर्गों में आने वाले व्यक्तियों को निरूपित करेगी जो कि तीनों आरेखों में कॉमन है। यहाँ हम देखते हैं कि ऐसी संख्या केवल 2 है जो कि तीनों वर्गों में कॉमन है। अतः ऐसे व्यक्ति जो कि वकील, शिक्षक एवं डॉक्टर तीनों हैं, उनकी संख्या है 2। अतः अभीष्ट व्यक्तियों की संख्या बराबर 2। प्रश्न 2, ऐसे शिक्षकों की संख्या कितनी है जो कि वकील भी हैं लेकिन डॉक्टर नहीं हैं? विकल्प है 1 2, 2 3, 3 4, 4 6, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 3। ऐसे शिक्षक जो कि वकील भी हैं लेकिन डॉक्टर नहीं हैं, अर्थात हम आरेख में उस संख्या को ज्ञात करेंगे जो कि शिक्षक एवं वकील के लिए द्योतित आरेख में कॉमन है। यानी हमें ऐसी संख्या को ज्ञात करना होगा जो कि त्रिभुज एवं वर्ग दोनों में कॉमन है। चूंकि प्रश्न आरेख में वर्ग से शिक्षक को एवं त्रिभुज से वकील को निरूपित किया गया है। अब आगे गौर करने पर यहाँ हम देख रहे हैं कि आरेख में ऐसी संख्या केवल 3 है जो कि वर्ग एवं त्रिभुज दोनों में कॉमन है। अतः ऐसे शिक्षकों की संख्या जो कि वकील भी हैं, यानी ऐसे शिक्षक जो कि वकील एवं शिक्षक दोनों हैं लेकिन डॉक्टर नहीं हैं, उनकी संख्या केवल 3 है। अतः अभीष्ट शिक्षकों की संख्या जो कि वकील भी हैं बराबर 3। उदाहरण 2, इस आरेख में एक दूसरे से संयुक्त त्रिभुज, वर्ग एवं वृत्त को दर्शाया गया है जो कि क्रमशः ग्रामीण, मेधावी एवं विद्यार्थी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस आरेख में अंकित A से G क्षेत्र में से कौन सा अंकित क्षेत्र ऐसा है जो कि ऐसे ग्रामीण विद्यार्थियों को निरूपित करता है जो कि मेधावी नहीं हैं? विकल्प है 1 C, 2 A, 3 B, 4 G, 5 D। सही उत्तर है विकल्प 5 D। प्रश्नानुसार हमें ऐसे क्षेत्र को ज्ञात करना है जो कि केवल ग्रामीण एवं विद्यार्थी वर्ग के क्षेत्र को निरूपित करता है। चूंकि प्रश्नानुसार त्रिभुज ग्रामीण को और वृत्त विद्यार्थी के वर्गों को निरूपित कर रहे हैं, अतः हम
आरेख में ऐसे अक्षर क्षेत्र को यानी ऐसे अक्षर को देखेंगे जो कि केवल त्रिभुज एवं वृत्त में कॉमन हो। इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए गौर करने पर यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसा अक्षर क्षेत्र केवल D है जो कि त्रिभुज एवं वृत्त में कॉमन है। अतः अंकित क्षेत्र D ग्रामीण विद्यार्थियों को निरूपित करता है। अतः अभीष्ट अंकित क्षेत्र हुआ D। उदाहरण 3, दिए गए वेन आरेखों में से कौन से वेन आरेख दिए गए 3 वर्ग हाथी, बाज एवं पक्षी के बीच के संबंध को सही तौर पर निरूपित करता है? सही निरूपण करने वाले वेन आरेख की संख्या आपका उत्तर होगा। पृष्ठ 293। सही उत्तर है विकल्प 4। बाज पक्षी वर्ग का एक प्राणी है जबकि हाथी स्तनी वर्ग का प्राणी है, इसलिए बाज को हम पक्षी वर्ग के अंदर बाईं ओर के वेन आरेख से और हाथी को दाईं ओर के आरेख से दर्शाते हैं। अतः वेन आरेख 4 हाथी, बाज एवं पक्षी के वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। अतः अभीष्ट वेन आरेख होगा 4। उदाहरण 4, दिए गए आरेखों में से कौन सा वेन आरेख सूर्य, तारा एवं सौरमंडल के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है? इसके लिए सही उत्तर है विकल्प 2। सूर्य एक तारा है और तारा सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सूर्य को तारे के अंतर्गत और तारे को सौरमंडल के अंतर्गत वेन आरेख में निरूपित किया गया है। अतः अभीष्ट वेन आरेख है 2। उदाहरण 5, दिए गए आरेखों में से कौन सा वेन आरेख रोग, तपेदिक एवं ट्रैकोमा इन तीनों वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है? यहाँ पर 5 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहले विकल्प में 3 वृत्त आपस में अंतर संबंधित हैं, दूसरे विकल्प में एक वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त और एक वृत्त अलग से दिया गया है, तीसरे वृत्त में 3 वृत्त हैं जो कि आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, चौथे विकल्प में एक वृत्त के अंदर 2 छोटे वृत्त दिए गए हैं और 5वें विकल्प में एक वृत्त के अंदर जो 2 छोटे वृत्त दिए गए हैं वे आपस में अंतर संबंधित हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, एक वृत्त जिसके अंदर 2 छोटे वृत्त दिए गए हैं। तपेदिक एवं ट्रैकोमा दोनों अलग अलग रोग हैं, इसलिए वेन आरेख में ट्रैकोमा एवं तपेदिक को अलग अलग आरेख में रखने के बावजूद भी रोग के आरेख के अंतर्गत निरूपित किया गया है, इसीलिए अभीष्ट आरेख है 4। एक्सरसाइज टाइप 1। प्रश्न 1, यदि वृत्त लंबे व्यक्ति को, त्रिभुज सैनिकों को एवं वर्ग सशक्त व्यक्तियों को निरूपित करता है तो इस आरेख के अंदर दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिकों को निरूपित करेगी? यहाँ पर त्रिभुज में जो अंकित नंबर हैं वो हैं 1, 2, 4 और 7। वृत्त में जो नंबर दिए गए हैं वो है 2, 3, 7 और 6 और इसी तरह आयत में जो नंबर दिए गए हैं वो है 4, 7, 6 और 5। विकल्प है 1, 7, 2, 2, 3, 6, 4, 4, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न IAS प्रिलिमिनरी एग्जाम 1982 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, चूंकि वृत्त लंबे व्यक्ति को, त्रिभुज सैनिकों को और वर्ग सशक्त व्यक्तियों को निरूपित करता है, जबकि हमें उस संख्या को ज्ञात करना है जो कि सशक्त सैनिक यानी सशक्त एवं सैनिकों को निरूपित करता है। अतः हम दिए गए आरेख में देखेंगे कि वो कौन सी संख्या है जो कि सशक्त यानी वर्ग तथा सैनिक यानी त्रिभुज, अर्थात हम उस संख्या को ज्ञात करेंगे जो कि वर्ग एवं त्रिभुज में कॉमन हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसी संख्या केवल 4 है जो कि वर्ग एवं त्रिभुज दोनों में कॉमन है। अतः संख्या 4 सशक्त सैनिकों को निरूपित करेगी। निर्देश प्रश्न संख्या 2 से 6 तक के प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर दिए गए आरेख पर आधारित हैं। इस आरेख में पुरुषों को आयत से, शिक्षितों को त्रिभुज से, शहरी को वृत्त से और लोक सेवक को वर्ग से निरूपित किया गया है। आरेख को ध्यान से अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न IAS प्रिलिमिनरी एग्जाम 1985 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न में
एक आयत दिया गया है जिसमें संख्याएं 8, 9, 12, 11, 4, 6, 13 और 14 है। एक वृत्त है जिसमें संख्याएं 3, 12, 4, 6 और 10 हैं और एक वर्ग दिया गया है जिसमें संख्याएं 10, 6, 7 और 13 हैं। प्रश्न 2, इनमें से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो कि शहरी नहीं हैं? विकल्प है 1 10, 2 4, 3 5, 4 9, 5 11। सही उत्तर है विकल्प 5 11। प्रश्नानुसार ऐसे शिक्षित पुरुष जो कि शहरी नहीं हैं, उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। अतः हम दिए गए आरेख में देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कि केवल त्रिभुज एवं आयत के अंदर जाती हो लेकिन वो वृत्त के अंदर ना हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसी केवल 11 ही एक संख्या है जो कि त्रिभुज एवं आयत दोनों में कॉमन है। अतः ऐसे शिक्षित पुरुषों की संख्या 11 होगी जो कि शहरी नहीं है। प्रश्न 3, इनमें से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि न तो लोक सेवक, न ही शिक्षित और न ही पुरुष हैं लेकिन शहरी हैं? विकल्प है 1 3, 2 5, 3 6, 4 10, 5 2। सही उत्तर है विकल्प 1 3। प्रश्नानुसार हमें ऐसे व्यक्ति को ज्ञात करना है जो कि न तो लोक सेवक, न ही शिक्षित और न ही पुरुष हैं लेकिन शहरी हैं। अर्थात हमें दिए गए आरेख में ऐसी संख्या ज्ञात करनी होगी जो कि वर्ग, त्रिभुज एवं आयत में ना हो लेकिन वृत्त के अंदर हो। यानी हमें ऐसी संख्या को ज्ञात करना होगा जो कि केवल वृत्त में कॉमन है। अतः ऐसे व्यक्ति जो कि केवल शहरी हैं उनकी संख्या 3 होगी। प्रश्न 4, इनमें से ऐसी कितनी महिला हैं जो कि शहरी एवं लोक सेवक भी हैं? विकल्प है 1 6, 2 7, 3 10, 4 14, 5 16। सही उत्तर है विकल्प 3 10। प्रश्नानुसार ऐसी महिला जो कि शहरी एवं लोक सेवक हैं हमें ज्ञात करनी है। अर्थात हम ऐसी संख्या को ज्ञात करेंगे जो कि आयत और त्रिभुज के अंदर ना हो जबकि वृत्त एवं वर्ग में कॉमन हो। यहाँ दिए गए आरेख में हम देख रहे हैं कि ऐसी संख्या केवल 10 है जो कि वृत्त एवं वर्ग दोनों में कॉमन है। अतः ऐसी महिला जो कि शहरी एवं लोक सेवक दोनों हैं उनकी संख्या 10 होगी। प्रश्न 5, इनमें से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि शिक्षित पुरुष एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं? विकल्प है 1 12, 2 2, 3 5, 4 11, 5 4। सही उत्तर है विकल्प 5 4। प्रश्नानुसार हमें ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जो कि शिक्षित पुरुष एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं। अर्थात हम ऐसी संख्या को आरेख में देखेंगे जो कि त्रिभुज यानी शिक्षित, वृत्त यानी शहरी और आयत यानी पुरुष। अर्थात हम उस संख्या को ज्ञात करेंगे जो कि त्रिभुज, वृत्त एवं आयत तीनों में कॉमन हो। यहाँ आरेख में गौर करने पर हम देख रहे हैं कि ऐसी संख्या केवल 4 है जो कि त्रिभुज, वृत्त एवं आयत में कॉमन है। अतः ऐसे व्यक्ति जो कि शिक्षित पुरुष एवं शहरी हैं उनकी संख्या 4 होगी। पृष्ठ 294। प्रश्न 6, इनमें से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि केवल लोक सेवक है लेकिन पुरुष नहीं है और ना ही शहरी और ना ही शिक्षित हैं? विकल्प है 1 10, 2 8, 3 7, 4 9, 5 14। सही उत्तर है विकल्प 3 7। प्रश्नानुसार हमें ऐसे व्यक्ति की संख्या ज्ञात करनी है जो कि केवल लोक सेवक हैं। चूंकि आरेख में लोक सेवक को वर्ग से निरूपित किया गया है, अतः हम दिए गए आरेख में सिर्फ वर्ग के अंदर देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि आयत, वृत्त और त्रिभुज में न आती हो। गौर करने पर यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ग के अंदर ऐसी संख्या केवल 7 है जो कि अन्य आरेखों के अंदर नहीं है। अतः ऐसे व्यक्ति जो केवल लोक सेवक हैं उनकी संख्या 7 होगी। निर्देश, प्रश्न संख्या 7 से 11 तक के प्रत्येक प्रश्न इस आरेख पर आधारित हैं। इस आरेख में आयत से कलाकारों को, वृत्त से खिलाड़ियों को और त्रिभुज से चिकित्सकों के वर्ग को निरूपित किया गया है। आरेख का ध्यान से अध्ययन कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न ऑफिसर्स ग्रेड एग्जाम 1987 में पूछा जा चुका है। इस आरेख में त्रिभुज के अंदर जो संख्याएं हैं वो है 4, 3, 8 और 17। वृत्त के अंदर जो संख्याएं हैं वो है 3, 4, 22 और 25 और आयत के अंदर जो संख्याएं हैं वो है 30, 22, 3 और 8।
प्रश्न 7, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर हैं? विकल्प है 1 25, 2 22, 3 4, 4 29, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 25। प्रश्नानुसार हमें ऐसे खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात करनी है जो कि न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर हैं, यानी कि ऐसे खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात करनी होगी जो कि केवल खिलाड़ी हैं। चूंकि आरेख में खिलाड़ी को वृत्त के द्वारा निरूपित किया गया है, अतः हम वृत्त के अंदर देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि केवल वृत्त में है, जबकि वो संख्या आयत और त्रिभुज में नहीं हो। यहाँ आरेख में वृत्त के क्षेत्रों में प्रयुक्त संख्या पर गौर करने पर हम देखते हैं कि वृत्त में ऐसी संख्या केवल 25 है जो कि आयत और त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आती है। अतः ऐसे खिलाड़ी जो कि न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर, उनकी संख्या 25 है। प्रश्न 8, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं? विकल्प है 1 22, 2 3, 3 25, 4 8, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 25। प्रश्नानुसार हमें ऐसे कलाकार जो कि खिलाड़ी हैं ज्ञात करनी है, अतः हम दिए गए आरेख में देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि आयत, त्रिभुज एवं वृत्त या आयत एवं वृत्त या आयत, त्रिभुज एवं वृत्त तीनों में कॉमन है। यहाँ पर हम गौर करने पर देख रहे हैं कि संख्या 22 आयत एवं वृत्त में तथा संख्या 3 आयत, वृत्त एवं त्रिभुज तीनों में कॉमन है। अतः ऐसे कलाकार जो कि खिलाड़ी हैं उनकी संख्या 22 + 3 = 25 है। प्रश्न 9, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि न तो डॉक्टर हैं और न ही खिलाड़ी हैं? विकल्प है 1 22, 2 8, 3 25, 4 30, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 30। प्रश्नानुसार हमें ऐसे कलाकारों की संख्या ज्ञात करनी है जो कि न तो डॉक्टर हैं और न ही खिलाड़ी, यानी कि हमें ऐसे कलाकारों की संख्या ज्ञात करनी होगी जो कि केवल कलाकार हैं। चूंकि आरेख में कलाकारों को आयत से निरूपित किया गया है, अतः हम दिए गए आरेख आयत में देखेंगे कि इसके अंतर्गत वो कौन सी संख्या है जो केवल आयत में ही है। हम देखते हैं कि वो संख्या केवल 30 है जो सिर्फ आयत में ही है। अतः ऐसे कलाकार जो कि न तो डॉक्टर हैं और न ही खिलाड़ी, उनकी संख्या 30 है। प्रश्न 10, ऐसे कितने डॉक्टर हैं कि जो कि न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार हैं? विकल्प है 1 4, 2 25, 3 8, 4 17, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 17। प्रश्नानुसार हमें ऐसे डॉक्टरों की संख्या ज्ञात करनी है जो कि न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार, यानी ऐसे डॉक्टर जो कि केवल डॉक्टर हैं। चूंकि आरेख त्रिभुज डॉक्टरों को निरूपित करता है, अतः हम इस आरेख में ये देखेंगे कि वो कौन सी संख्या है जो केवल आरेख त्रिभुज में है। यहाँ पर गौर से देखने पर हम पाते हैं कि ऐसी संख्या केवल 17 है जो कि आरेख त्रिभुज में है। अतः ऐसे डॉक्टर जो कि न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार हैं, यानी केवल डॉक्टर हैं, उनकी संख्या 17 है। प्रश्न 11, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं? विकल्प है 1 4, 2 7, 3 3, 4 8, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 3। प्रश्नानुसार हमें ऐसे डॉक्टरों को ज्ञात करना है जो कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, यानी कि जो डॉक्टर खिलाड़ी और कलाकार तीनों हैं। अतः हम आरेख में ऐसी संख्या को ज्ञात करेंगे जो कि तीनों आरेख यानी आयत, त्रिभुज एवं वृत्त तीनों में कॉमन है। यहाँ हम देख रहे हैं कि आरेख में ऐसी संख्या केवल 3 है जो कि तीनों में कॉमन है। निर्देश, प्रश्न संख्या 12 से 16 तक के प्रत्येक प्रश्न दिए गए आरेख पर आधारित हैं। दिए गए आरेख में आयत से प्रबंधकों को, त्रिभुज से स्त्रियों को और वृत्त से गायकों को निरूपित किया गया है और आरेख के अंदर दी गई अंकों के द्वारा उनकी आनुपातिक संख्याओं को दर्शाया गया है जिस क्षेत्र में वे स्थित हैं। आरेख का ध्यान से अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें संख्याएं 7, 4, 9 और 16 है। एक वृत्त दिया गया है जिसमें संख्याएं 4, 7, 12 और 15 है और एक आयत दिया गया है जिसमें संख्याएं 4, 9, 12 और 35 है। इस आरेख पर आधारित प्रश्न, प्रश्न 12, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि केवल गायक हैं? विकल्प है 1 16, 2 15, 3 8, 4 4, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2
15 प्रश्नानुसार हमें ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जो कि केवल गायक हैं। चूंकि आरेख में गायक को वृत्त के द्वारा निरूपित किया गया है, अतः हम वृत्त के अंदर आने वाली संख्याओं में से उस संख्या पर गौर करेंगे जो कि केवल वृत्त में हो, यानी जो कि आयत एवं त्रिभुज में शामिल ना हो। यहाँ हम देख रहे हैं ऐसी संख्या केवल 15 है जो कि केवल वृत्त में है, अतः ऐसे व्यक्ति जो कि केवल गायक हैं उनकी संख्या 15 है। प्रश्न 13 ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो कि प्रबंधक तथा गायक दोनों हैं? विकल्प है 1 12, 2 11, 3 7, 4 4, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 4। प्रश्नानुसार हमें ऐसी स्त्रियों की संख्या ज्ञात करनी है जो कि प्रबंधक तथा गायक दोनों हैं। चूंकि आरेख त्रिभुज स्त्री को, आरेख आयत प्रबंधक को और आरेख वृत्त गायक को निरूपित करते हैं, अतः हम इन आरेखों के अंतर्गत आने वाली ऐसी संख्या को ज्ञात करेंगे जो कि तीनों आरेखों में कॉमन हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसी संख्या केवल 4 है जो कि तीनों आरेखों में कॉमन है, अतः ऐसी स्त्री जो कि प्रबंधक एवं गायक भी हो उनकी संख्या 4 है। प्रश्न 14 ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि न तो स्त्री हैं और न ही गायक हैं? विकल्प है 1 33, 2 35, 3 26, 4 22, 5 12। सही उत्तर है विकल्प 2 35। प्रश्नानुसार हमें ऐसे प्रबंधकों की संख्या ज्ञात करनी है जो कि न तो स्त्री है और न ही गायक है, यानी हमें ऐसे प्रबंधकों की संख्या ज्ञात करनी होगी जो कि केवल प्रबंधक हैं। चूंकि आरेख में आयत के द्वारा प्रबंधक को निरूपित किया गया है, अतः हम आरेख आयत के अंतर्गत देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो कि केवल आयत में है। यहाँ हम गौर करने पर देख रहे हैं कि ऐसी संख्या केवल 35 है जो कि आरेख आयत में केवल आती है। अतः ऐसे प्रबंधकों की संख्या जो कि न तो स्त्री है और न ही गायक है उनकी संख्या है 35। प्रश्न 15 ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो कि न तो स्त्री हैं और न ही प्रबंधक हैं? विकल्प है 1 15, 2 27, 3 19, 4 12, 5 8। सही उत्तर है विकल्प 1 15। प्रश्नानुसार हमें ऐसे गायकों की संख्या ज्ञात करनी है जो कि न तो स्त्री है और न ही प्रबंधक हैं, यानी कि हम ऐसे गायकों की संख्या ज्ञात करेंगे जो कि केवल गायक हैं। चूंकि आरेख में गायक को वृत्त के द्वारा निरूपित किया गया है, अतः हम आरेख वृत्त के अंदर आने वाली ऐसी संख्या को ज्ञात करेंगे जो कि केवल वृत्त में हो, यानी कि वो संख्या आरेख त्रिभुज एवं आयत में शामिल नहीं हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि आरेख में ऐसी संख्या केवल 15 है जो कि केवल वृत्त में मौजूद है, अतः ऐसे गायक जो कि न तो स्त्री और न ही प्रबंधक है उनकी संख्या 15 है। प्रश्न 16 ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि स्त्री हैं? विकल्प है 1 4, 2 9, 3 13, 4 7, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 13। प्रश्नानुसार हमें ऐसे प्रबंधकों की संख्या ज्ञात करनी है जो कि स्त्री भी हों, यानी हम आरेख को उन सभी संख्याओं पर गौर करेंगे जो कि आरेख आयत एवं त्रिभुज के अंतर्गत आते हों। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसी संख्या केवल 9 + 4 13 यानी कि 13 है जो कि आयत एवं त्रिभुज में निश्चित तौर पर शामिल है, अतः ऐसे प्रबंधकों की संख्या जो कि स्त्री भी हैं उनकी संख्या है 13। निर्देश प्रश्न संख्या 17 से 20 तक के प्रत्येक प्रश्न इस आरेख पर आधारित हैं। दिए गए आरेख में आयत से ग्रामीण को, त्रिभुज से शहरी को, वृत्त से स्नातकोत्तर को और वर्ग से प्रोफेसर को निरूपित किया गया है। इस आरेख का ध्यान से अध्ययन कर इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आरआरबी एएसएम एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 17 इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? विकल्प है 1 सभी शहरी स्नातकोत्तर हैं, 2 सभी स्नातकोत्तर शहरी हैं, 3 सभी प्रोफेसर शहरी हैं, 4 सभी ग्रामीण प्रोफेसर हैं, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 सभी प्रोफेसर शहरी हैं। ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि आरेख में प्रोफेसर को निरूपित करने वाले आरेख
वर्ग आरेख में शहरी को निरूपित करने वाले आरेख त्रिभुज के अंदर समाहित हैं, अतः कथन 3 सभी प्रोफेसर शहरी हैं बिल्कुल सही है। प्रश्न 18 इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? विकल्प है 1 कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि ग्रामीण हैं, 2 कोई भी प्रोफेसर शहरी नहीं है, 3 सभी स्नातकोत्तर ग्रामीण हैं, 4 सभी स्नातकोत्तर शहरी हैं, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि ग्रामीण हैं। दिए गए विकल्पानुसार विकल्प 1 कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि ग्रामीण हैं बिल्कुल सही है। यहाँ हम गौर करने पर देखते हैं कि प्रोफेसर को निरूपित करने वाले आरेख वर्ग के कुछ भाग में ग्रामीण को निरूपित करने वाले आरेख आयत संयुक्त है, अतः कथन 1 बिल्कुल सही है। प्रश्न 19 इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? विकल्प है 1 सभी ग्रामीण प्रोफेसर हैं, 2 कुछ ग्रामीण ऐसे हैं जो कि स्नातकोत्तर एवं प्रोफेसर दोनों हैं, 3 सभी ग्रामीण स्नातकोत्तर हैं, 4 सभी प्रोफेसर ग्रामीण हैं लेकिन स्नातकोत्तर नहीं है, और 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 कुछ ग्रामीण ऐसे हैं जो कि स्नातकोत्तर एवं प्रोफेसर दोनों हैं। विकल्पानुसार कुछ ग्रामीण ऐसे हैं जो कि स्नातकोत्तर और प्रोफेसर दोनों हैं, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं ग्रामीण को निरूपित करने वाले आरेख आयत, स्नातकोत्तर को निरूपित करने वाले आरेख वृत्त और प्रोफेसर को निरूपित करने वाले आरेख वर्ग, यानी तीनों के कुछ ही भाग आपस में संयुक्त है, अतः कथन 2 बिल्कुल सही है। प्रश्न 20 इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? विकल्प है 1 सभी शहरी स्नातकोत्तर हैं, 2 सभी ग्रामीण प्रोफेसर हैं, 3 कुछ प्रोफेसर ग्रामीण हैं लेकिन शहरी नहीं, 4 कुछ शहरी स्नातकोत्तर नहीं है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 कुछ शहरी स्नातकोत्तर नहीं है। गौर करने पर हम देखते हैं कि स्नातकोत्तर को निरूपित करने वाले आरेख वृत्त का पूर्ण भाग यानी समूचा भाग, शहरी को निरूपित करने वाले आरेख त्रिभुज के अंदर पूर्ण तौर पर समाहित नहीं है, अतः कथन 4 बिल्कुल सही है। निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 24। प्रत्येक प्रश्न दिए गए आरेख पर आधारित है। इस आरेख का ध्यान से अध्ययन कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न RRB ASM एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। इस आरेख पर आधारित प्रश्न है प्रश्न 21 ऐसे कॉलेज के छात्र जो कि कलाकार हैं लेकिन गायक नहीं हैं, कौन सा अक्षर इसे निरूपित करता है? विकल्प है 1A 2B 3C 4F 5E। सही उत्तर है विकल्प 2B। प्रश्नानुसार हमें ऐसे कॉलेज के छात्र जो कि कलाकार हैं लेकिन गायक नहीं हैं, यानी ऐसे कॉलेज के छात्र जो केवल कलाकार हैं, ज्ञात करने हैं। अतः हम दिए गए आरेख के अंदर मौजूद ऐसे अक्षर को ज्ञात करेंगे जो कि केवल कॉलेज के छात्र और कलाकार के लिए निरूपित आरेख में कॉमन हो। यहाँ गौर करने पर हम देखते हैं कि ऐसा अक्षर केवल B है जो कि इन दोनों वर्गों को निरूपित करने वाले आरेख में कॉमन है। अतः ऐसे कॉलेज के छात्र जो कि कलाकार हैं लेकिन गायक नहीं है को अक्षर B निरूपित करता है। प्रश्न 22 ऐसे कलाकार जो कि न तो कॉलेज के छात्र हैं और न ही गायक हैं, कौन सा अक्षर इसे निरूपित करता है? विकल्प है 1B 2D 3E 4C 5F। सही उत्तर है विकल्प 5F। प्रश्नानुसार हमें ऐसे कलाकार को ज्ञात करना है जो कि न तो कॉलेज के छात्र हैं और न ही गायक हैं, यानी हमें ऐसे कलाकार को ज्ञात करना होगा जो कि केवल कलाकार हों। अतः हम कलाकार के लिए निरूपित आरेख में अंकित उस अक्षर को ज्ञात करेंगे जो कि अन्य आरेखों में न हो। यहाँ हम देख रहे हैं केवल अक्षर F ही ऐसा अक्षर है जो कि सिर्फ कलाकार के लिए निरूपित आरेख में है। अतः ऐसे कलाकार जो कि कॉलेज के छात्र एवं गायक नहीं हैं, इन्हें अक्षर F निरूपित करता है। पृष्ठ 295। प्रश्न 23 ऐसे कॉलेज के छात्र जो कि गायक हैं लेकिन कलाकार नहीं हैं, कौन सा अक्षर इसे निरूपित करता है? विकल्प है 1A 2C 3D 4B 5E। सही उत्तर है विकल्प 3D। प्रश्नानुसार हमें ऐसे छात्र
जो गायक हैं लेकिन कलाकार नहीं हैं, उनके लिए प्रयुक्त अक्षर को ज्ञात करना है। यानी हम ऐसे अक्षर को ज्ञात करेंगे जो कि केवल कॉलेज के छात्र और गायक के लिए प्रयुक्त आरेख में अंकित हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसा अक्षर केवल डी है जो कि कॉलेज के छात्र एवं गायक के लिए निरूपित आरेख में कॉमन है। अतः ऐसे कॉलेज के छात्र जो कि गायक हैं लेकिन कलाकार नहीं हैं को अक्षर डी निरूपित करता है। प्रश्न 24, ऐसे कॉलेज के छात्र जो कि कलाकार के साथ साथ गायक भी हैं, कौन सा अक्षर इसे निरूपित करता है? विकल्प है 1A, 2B, 3C, 4F, 5D। सही उत्तर है विकल्प 3C। प्रश्नानुसार हमें ऐसे कॉलेज के छात्र जो कि कलाकार के साथ साथ गायक भी हैं के लिए प्रयुक्त अक्षर ज्ञात करना है जो कि कॉलेज के छात्र, कलाकार एवं गायक तीनों के लिए निरूपित आरेखों में कॉमन हो। यहाँ हम गौर करने पर देखते हैं कि ऐसा अक्षर केवल सी है जो कि इन तीनों वर्गों के लिए निरूपित आरेखों में कॉमन है। अतः ऐसे कॉलेज के छात्र जो कि कलाकार एवं गायक यानी तीनों हैं को अक्षर सी निरूपित करता है। निर्देश, प्रश्न संख्या 25 से 28 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पर आरेख दिया गया है। इस आरेख का ध्यान से अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये प्रश्न यूजीसी साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उसमें त्रिभुज निजी क्षेत्र को दिखाता है जिसमें अंक 3 और 5 हैं। आयत सरकारी क्षेत्र को निरूपित करता है जिसमें अंक 1, 4 और 5 हैं। वृत्त अर्ध सरकारी क्षेत्र को निरूपित करता है जिसमें अंक 2 और 4 हैं। प्रश्न 25, ऐसा क्षेत्र जो कि केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है, इनमें से कौन से अंक के द्वारा उस क्षेत्र को निरूपित किया गया है? विकल्प है 1, 5, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 5, 1। सही उत्तर है विकल्प 4, 3। प्रश्नानुसार हमें ऐसे क्षेत्र को ज्ञात करना है जो कि केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है। क्योंकि आरेख त्रिभुज से निजी क्षेत्र को निरूपित किया गया है, अतः हम देखेंगे आरेख त्रिभुज के अंदर कौन सी संख्या ऐसी है जो कि केवल आरेख त्रिभुज में ही है, अन्य किसी भी आरेख में नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अंक 3 ही एक ऐसा अंक है जो कि केवल त्रिभुज आरेख में है। अतः ऐसा क्षेत्र जो कि निजी क्षेत्र को दर्शाता है अंक 3 के द्वारा निरूपित किया गया है। प्रश्न 26, ऐसा क्षेत्र जो कि अर्ध सरकारी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन से अंक के द्वारा उसे निरूपित किया गया है? विकल्प है 1, 5, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3, 4। प्रश्नानुसार हमें ऐसे क्षेत्र को निरूपित करने वाले अंक को ज्ञात करना है जो कि अर्ध सरकारी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। चूंकि आरेख में वृत्त के द्वारा अर्ध सरकारी क्षेत्र को और आयत के द्वारा सरकारी क्षेत्र को निरूपित किया गया है, अतः हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा अंक है जो कि आरेख वृत्त एवं आयत में कॉमन है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसा अंक केवल 4 है जो कि आरेख वृत्त एवं आरेख आयत में कॉमन है। अतः अर्ध सरकारी एवं सरकारी इन दोनों क्षेत्रों को अंक 4 के द्वारा निरूपित किया गया है। प्रश्न 27, ऐसा क्षेत्र जो कि पूर्णतः सरकारी क्षेत्र है, इनमें से कौन से अंक के द्वारा निरूपित किया गया है? विकल्प है 1, 4, 2, 5, 3, 3, 4, 1, 5, 2। सही उत्तर है विकल्प 4, 1। प्रश्नानुसार हमें ऐसे क्षेत्र को निरूपित करने वाले अंक को ज्ञात करना है जो कि पूर्णतः सरकारी हो। चूंकि आरेख आयत सरकारी क्षेत्र को निरूपित करता है, अतः हम आरेख आयत के अंदर अंकित ऐसे अंक को ज्ञात करेंगे जो कि केवल आरेख आयत में हो, यानी किसी अन्य आरेख में ना हो। यहाँ हम देख रहे हैं ऐसा अंकित क्षेत्र का अंक केवल 1 है जो कि सिर्फ आयत में है। अतः अंक 1 पूर्णतः सरकारी क्षेत्र को निरूपित करता है। प्रश्न 28, ऐसा क्षेत्र जो कि सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के संबंधों को प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन से अंक के द्वारा उस क्षेत्र को निरूपित किया गया है? विकल्प है 1, 5, 2, 3, 3, 1, 4, 4, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1, 5। प्रश्नानुसार हमें ऐसे अंक को ज्ञात करना है जो कि सरकारी एवं निजी
दोनों क्षेत्रों के संबंध को प्रदर्शित करता है। चूंकि आरेख में त्रिभुज से निजी क्षेत्र को और आयत से सरकारी क्षेत्र को निरूपित किया गया है, अतः इन दोनों क्षेत्रों में आने वाले कॉमन अंक को हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि वही अंक निजी एवं सरकारी क्षेत्र को निरूपित करेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसा अंक केवल 5 है, जो कि आरेख त्रिभुज है एवं आरेख आयत दोनों में कॉमन है। अतः सरकारी एवं निजी इन दोनों क्षेत्रों को अंक 5 के द्वारा निरूपित किया गया है। निर्देश प्रश्न संख्या 29 से 30 तक। प्रत्येक प्रश्न इस आरेख पर आधारित है। इस आरेख में 3 वृत्तों की आरेख दी गई है, जो कि एक दूसरे को काटती हुई आपस में एक दूसरे से संयुक्त हैं। ये वृत्त क्रमशः स्नातकों, लिपिकों एवं सरकारी कर्मचारियों को निरूपित करते हैं। वृत्तों के अंदर के विच्छेदित भाग को A, B, C, E, F, G और H से निरूपित किया गया है। आरेख का ध्यान से अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न RRB बॉम्बे एग्जाम फरवरी 1992 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो आरेख दिया गया है उसमें एक वृत्त में कैपिटल A, स्मॉल e, स्मॉल h, स्मॉल g लिपिक वर्ग को दर्शाते हैं। स्नातक को दर्शाते हैं वर्ग में कैपिटल B, स्मॉल f, स्मॉल e, स्मॉल h और तीसरे वृत्त में सरकारी कर्मचारियों को निरूपित करते हैं कैपिटल C, स्मॉल f, स्मॉल g, स्मॉल h। प्रश्न 29। ऐसे लिपिक जो कि केवल स्नातक हैं, इनमें से कौन से अक्षर के द्वारा निरूपित किए गए हैं? विकल्प है 1 E, 2 H, 3 G, 4 A, 5 F। सही उत्तर है विकल्प 1 E। प्रश्नानुसार हमें उस अक्षर को ज्ञात करना है जो कि ऐसे लिपिक जो कि स्नातक हैं को निरूपित करता है, यानी हमें ऐसे अक्षर को ज्ञात करना होगा जो कि केवल लिपिक एवं स्नातक के लिए निरूपित आरेख में कॉमन हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसा अक्षर केवल E है जो कि लिपिक एवं स्नातक के लिए निरूपित आरेख में कॉमन है। अतः अक्षर E के द्वारा लिपिक जो कि केवल स्नातक है को निरूपित किया गया है। प्रश्न 30। ऐसे लिपिक जो कि सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन स्नातक नहीं हैं, इनमें से कौन से अक्षर के द्वारा निरूपित किए गए हैं? विकल्प है 1 E, 2 G, 3 F, 4 H, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 G। प्रश्नानुसार हमें ऐसे अक्षर को ज्ञात करना होगा जो कि ऐसे लिपिक जो कि सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन स्नातक नहीं हैं को निरूपित करता हो, यानी हमें ऐसे अक्षर को ज्ञात करना होगा जो लिपिक एवं सरकारी कर्मचारी के लिए निरूपित आरेख में कॉमन हो। यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे अक्षर के केवल अक्षर G ही है जो लिपिक एवं सरकारी कर्मचारी के लिए निरूपित आरेख में कॉमन है। अतः अक्षर G से लिपिक एवं सरकारी कर्मचारी को निरूपित किया गया है। निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 35 तक। प्रत्येक प्रश्न दिए गए रेखा चित्र यानी आरेख पर आधारित है, जिसमें 4 वर्गों के व्यक्तियों को 4 पृथक पृथक आकृतियों द्वारा दर्शाया गया है। ये आकृतियां एक दूसरे को विच्छेदित करते हुए आपस में संयुक्त हैं। इस आरेख में छोटे त्रिभुज से अध्यापकों को, बड़े त्रिभुज से राजनीतिज्ञों को, वृत्त से स्नातकों को और आयत से सांसदों को निरूपित किया गया है। आरेख के अलग अलग भागों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा निरूपित किया गया है। इस आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न डिविजनल अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स UDC एग्जाम अप्रैल 1992 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है जिसमें ECLHG, आयत में BHG, त्रिभुज में DFLH और बाहर बड़े त्रिभुज में ACB, साथ ही में D, L, H और G भी हैं दिखाए गए हैं। प्रश्न 31। इनमें से कौन से राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो कि न तो अध्यापक हैं और न ही स्नातक हैं? विकल्प है 1 CD, 2 BG, 3 LH, 4 AB, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 AB। प्रश्नानुसार हमें ऐसे राजनीतिज्ञों को ज्ञात करना है जो न तो अध्यापक हैं और न ही स्नातक हैं, यानी हमें ऐसे राजनीतिज्ञों को ज्ञात करना होगा जो स्नातक और अध्यापक ना हो। आरेख में बड़े त्रिभुज के द्वारा राजनीतिज्ञों को, छोटे त्रिभुज के द्वारा अध्यापक को, आयत के द्वारा संसद सदस्य को और वृत्त के द्वारा स्नातक को निरूपित किया गया है।
अतः हम विकल्प की सहायता से आरेख में प्रयुक्त उस अक्षर को ज्ञात करेंगे जो छोटे त्रिभुज और वृत्त में ना हो। यहाँ हम विकल्पानुसार देख रहे हैं कि ऐसे अक्षर केवल ए और बी हैं जो कि छोटे त्रिभुज और वृत्त के अंदर नहीं है। अतः राजनीतिज्ञ ए और बी ऐसे हैं जो कि न तो अध्यापक हैं और न ही स्नातक हैं। प्रश्न 32, इनमें से ऐसे संसद सदस्य कौन हैं जो कि स्नातक भी हैं और अध्यापक भी हैं? विकल्प है 1 सी, 2 एल, 3 एच, 4 जी, 5 बी। सही उत्तर है विकल्प 3 एच। प्रश्नानुसार हमें ऐसे संसद सदस्य को ज्ञात करना है जो कि स्नातक एवं अध्यापक दोनों हैं, यानी वे संसद सदस्य स्नातक एवं अध्यापक तीनों हैं। चूंकि आरेख में संसद सदस्य को आयत से, स्नातक को वृत्त से और अध्यापक को छोटे त्रिभुज से निरूपित किया गया है, अतः हम आरेख में ऐसे अक्षर का चुनाव करेंगे जो कि आयत, वृत्त एवं छोटे त्रिभुज तीनों में कॉमन हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसा अक्षर केवल एच है जो कि आयत, वृत्त एवं छोटे त्रिभुज तीनों में कॉमन है। अतः एच ऐसे संसद सदस्य हैं जो कि स्नातक भी हैं और अध्यापक भी हैं को निरूपित करता है। प्रश्न 33, इनमें से कौन स्नातक या अध्यापक है लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है? विकल्प है 1 सी डी, 2 एल एच, 3 सी जी, 4 बी जी, 5 ई एफ। सही उत्तर है विकल्प 5 एफ ई। प्रश्न एवं विकल्प के अनुसार हमें ऐसे अक्षर को ज्ञात करना है जो स्नातक या अध्यापक के लिए निरूपित आरेख में हो लेकिन राजनीतिज्ञ के लिए निरूपित आरेख में नहीं हो। यानी हमें ऐसा अक्षर देखना है जो केवल छोटे त्रिभुज या वृत्त के अंतर्गत आता हो लेकिन बड़ी त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आते हो। यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे अक्षर केवल एफ और ई हैं जो कि क्रमशः छोटी त्रिभुज एवं वृत्त में ही केवल हैं। अतः विकल्प 5 एफ ई स्नातक या अध्यापक है लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है को निरूपित करता है। प्रश्न 34, इनमें से कौन सा स्नातकों का ऐसा समूह है जो कि राजनीतिज्ञ भी है और अध्यापक भी है? विकल्प है 1 एल एच, 2 सी एच, 3 डी एल, 4 एफ एल, 5 एल सी। सही उत्तर है विकल्प 1 एल एच। प्रश्नानुसार हमें स्नातकों के ऐसे समूह को ज्ञात करना है जो कि राजनीतिज्ञ भी है और अध्यापक भी। अतः हम दिए गए विकल्प समूह में से ऐसे अक्षर समूह का चुनाव करेंगे जो कि बड़ी त्रिभुज, छोटी त्रिभुज और वृत्त आरेख में कॉमन हो। यहाँ हम देख रहे हैं ऐसा समूह एल और एच है जो कि बड़ी त्रिभुज, छोटी त्रिभुज एवं वृत्त में यानी तीनों में कॉमन है। प्रश्न 35, इन राजनीतिज्ञों में से कौन सा राजनीतिज्ञों का समूह संसद सदस्य नहीं है? विकल्प है 1 ADLC, 2 CLHG, 3 DLCH, 4 AC, 5 ALCG। सही उत्तर है विकल्प 1 ADLC। प्रश्नानुसार हमें राजनीतिज्ञों के समूह से ऐसे राजनीतिज्ञों के समूह को ज्ञात करना है जो संसद सदस्य नहीं है। अतः हम ऐसे अक्षर समूह को ज्ञात करेंगे जो बड़ी त्रिभुज, छोटी त्रिभुज एवं वृत्त तीनों में हो। यहाँ हम देखते हैं अक्षर समूह ADLC ही केवल एक ऐसा अक्षर समूह है जो कि राजनीतिज्ञ है। प्रश्न 36, दिए गए आरेख में एक दूसरे को विच्छेदित करते हुए आपस में संयुक्त त्रिभुज, वर्ग और वृत्त को दर्शाया गया है जो कि क्रमशः शहरी, कठोर परिश्रमी और शिक्षित लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस आरेख के अंकित 1 से 7 क्षेत्र में कौन सा अंकित क्षेत्र ऐसे व्यक्तियों को निरूपित करता है जो कि शहरी और शिक्षित हैं लेकिन कठोर परिश्रमी नहीं हैं? दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र को ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न IAS प्रिलिमिनरी एग्जाम 1992 में पूछा जा चुका है। पृष्ठ 296। त्रिभुज के अंदर 1, 4, 3 और 2, वृत्त के अंदर 3, 4, 5 और 7 तथा आयत के अंदर 2, 3, 5 और 6 संख्याएं दी गई हैं। विकल्प है 1, 7, 2, 5, 3, 4, 4, 2, 5, 3। सही उत्तर है विकल्प 3, 4। प्रश्नानुसार हमें ऐसे व्यक्तियों को ज्ञात करना है जो कि शहरी और शिक्षित हों लेकिन कठिन परिश्रमी नहीं हों। चूंकि
आरेख में त्रिभुज से शहरी को और वृत्त से शिक्षित व्यक्ति को निरूपित किया गया है। इसलिए शहरी एवं शिक्षित व्यक्ति को ज्ञात करने के लिए हम दिए गए आरेख, त्रिभुज और वृत्त के अंदर गौर करेंगे कि इन दोनों आरेखों के अंदर वो कौन सी संख्या है जो कि इन दोनों आरेखों में कॉमन है। यहाँ हम देख रहे हैं इस आरेख में ऐसी संख्या केवल 4 है जो कि त्रिभुज एवं वृत्त में कॉमन है। अतः क्षेत्र 4 शहरी एवं शिक्षित व्यक्ति को निरूपित करता है। प्रश्न 37, इस आरेख में से उस क्षेत्र को ज्ञात कीजिए जो कि नियुक्त शिक्षित व्यक्तियों के उस वर्ग को निरूपित करता है जिनकी नौकरी पक्की नहीं है। ये प्रश्न असिस्टेंट ग्रेड एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है जिसमें A, B, E और D जो कि शिक्षित वर्ग को दिखाता है। एक दूसरा वृत्त है जो संयुक्त है इसी वृत्त से और ये दिखाता है नियुक्त वर्ग को जिसमें है B, E, F, G और C और पक्की नौकरी दर्शा रहा है त्रिभुज को जिसमें है E और F। विकल्प है 1 BG, 2 ADC, 3 AC, 4 ABC, 5 BD। सही उत्तर है विकल्प 5 BD। प्रश्नानुसार हमें ऐसे व्यक्तियों के क्षेत्र को ज्ञात करना है जो कि नियुक्त एवं शिक्षित हों लेकिन उनकी नौकरी पक्की नहीं हो। चूंकि दाईं ओर के वृत्तारेख नियुक्त व्यक्ति को और त्रिभुजारेख पक्की नौकरी को तथा बाईं ओर के वृत्तारेख शिक्षित व्यक्ति को निरूपित करता है, अतः हम नियुक्त एवं शिक्षित व्यक्ति के लिए ऐसे अक्षर को ज्ञात करेंगे जो कि केवल दोनों वृत्त आरेखों में कॉमन हो। यहाँ पर गौर से देखने पर हम पाते हैं कि ऐसे अक्षर केवल B और D हैं जो कि दोनों वृत्त आरेखों में कॉमन हैं। अतः क्षेत्र B और D नियुक्त शिक्षित व्यक्ति के वर्ग को निरूपित करता है। प्रश्न 38, दिए गए आरेख में 3 प्रकार के समाचार पत्र पढ़ने वाले पाठकों को पृथक पृथक आरेखों के द्वारा निरूपित किया गया है। 50 लोगों का सर्वेक्षण करने के बाद ये आरेख बनाया गया है। आपको इन आरेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके ये ज्ञात करना है कि 10,000 की जनसंख्या में ऐसे कितने पाठक हैं जो कम से कम 2 प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। ये प्रश्न IAS प्रिलिमिनरी एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। समाचार पत्र 1 पढ़ने वालों की संख्या वृत्त में दी गई है 3, 8, 2, 12। समाचार पत्र 2 पढ़ने वालों के लिए अंक हैं 2, 4, 5, 12 और समाचार पत्र 3 पढ़ने वालों के अंक हैं 2, 5, 6, 8। विकल्प है 1 5400, 2 6000, 3 6250, 4 5000, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 5400। प्रश्नानुसार हमें ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जो कम से कम 2 प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हों। अतः हम आरेख में निरूपित उन सभी पाठकों की संख्या पर गौर करेंगे जो कि कम से कम 2 प्रकार के समाचार तो पढ़ते ही हों, पर वे अधिक से अधिक 3 प्रकार के भी समाचार पत्र पढ़ते हों, तो उन्हें भी हम काउंट कर लेंगे, क्योंकि प्रश्नानुसार ये व्यक्त हो रहा है कि वे अधिक से अधिक जितने भी समाचार पढ़ते हों, लेकिन वो कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले अनिवार्य तौर पर हों। अतः हम दिए गए आरेख में ऐसे सभी व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे जो कि 3 और 2 प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हों। यहाँ हम देख रहे हैं 3 और 2 समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 2 + 8 + 5 + 12 = 27 यानी कि 27 है। चूंकि 50 लोगों का सर्वेक्षण किया गया है, 50 में से 27 कम से कम 2 प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं, इसलिए 10,000 में 10,000 × 27/50 = 5,400। 5400 व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम 2 प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 39 से 41 तक प्रत्येक प्रश्न दिए गए आरेख पर आधारित है। इस आरेख में त्रिभुज से स्नातकों को, वर्ग से व्यावसायिक संगठन के सदस्यों को और वृत्त से सामाजिक संगठनों की सदस्य को निरूपित किया गया है। दिए गए आरेख का ध्यान से अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न असिस्टेंट ग्रेड एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर एक आयत दिया गया है जिसमें संख्याएं 2, 4, 5, 7, एक त्रिभुज जो इसी से संबंधित है 1, 5, 6, 7 और एक वृत्त जो इन दोनों से संबंधित है 3, 4, 5, 6 संख्याएं दी गई हैं। प्रश्न 39, ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो कि व्यावसायिक संगठन में सदस्य हैं?
विकल्प है 1 5, 2 7, 3 12, 4 6, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 12। प्रश्नानुसार हमें ऐसे स्नातकों की संख्या ज्ञात करनी है जो कि व्यवसायिक संगठन में सदस्य हों। चूंकि आरेख में त्रिभुज के द्वारा स्नातक को और वर्ग के द्वारा व्यवसायिक संगठन के सदस्य को निरूपित किया गया है, अतः आरेख में दी गई उन सभी संख्या को हम ज्ञात करेंगे जो कि त्रिभुज और वर्ग में हर हाल में कॉमन हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसी संख्या 7 + 5 = 12 है जो कि इन दोनों में कॉमन है। अतः ऐसे स्नातक जो कि व्यवसायिक संगठन के सदस्य हैं उनकी संख्या 7 + 5 = 12 है। प्रश्न 40, ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो कि सामाजिक संगठन के सदस्य हैं? विकल्प है 1 6, 2 5, 3 4, 4 15, 5 11। सही उत्तर है विकल्प 5 11। प्रश्नानुसार हमें ऐसे स्नातकों की संख्या ज्ञात करनी है जो कि सामाजिक संगठन के सदस्य हैं। चूंकि आरेख में स्नातकों को त्रिभुज से और सामाजिक संगठन के सदस्य को वृत्त से निरूपित किया गया है, अतः हम ऐसी उन सभी संख्या को ज्ञात कर लेंगे जो कि कम से कम वृत्त एवं त्रिभुज दोनों में कॉमन हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसी संख्या केवल 6 है और 5 यानी 6 + 5 11 है जो दोनों आरेखों में कॉमन है। अतः ऐसे स्नातकों को जो कि सामाजिक संगठन के सदस्य हैं उनकी संख्या 11 है। प्रश्न 41, ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो कि केवल व्यवसायिक संगठन के सदस्य हैं? विकल्प है 1 1, 2 5, 3 7, 4 2, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 7। प्रश्नानुसार हमें ऐसे स्नातकों की संख्या ज्ञात करनी है जो केवल व्यवसायिक संगठन के सदस्य हैं, यानी हमें ऐसे स्नातकों की संख्या ज्ञात करनी होगी जो कि व्यवसायिक संगठन के सदस्य तो हों लेकिन सामाजिक संगठन के सदस्य नहीं हो। यानी हमें ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जो केवल स्नातक एवं व्यवसायिक संगठन के सदस्य हों। चूंकि आरेख में स्नातक को त्रिभुज से और व्यवसायिक संगठन के सदस्य को वर्ग से निरूपित किया गया है, अतः हम देखेंगे कि ऐसी संख्या कितनी है जो कि केवल त्रिभुज एवं वर्ग आरेख के अंदर कॉमन हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसी संख्या केवल 7 है जो कि त्रिभुज एवं वर्ग आरेख में केवल कॉमन है। अतः ऐसे स्नातक जो कि केवल व्यवसायिक संगठन के सदस्य हैं उनकी संख्या 7 है। प्रश्न 42, दिए गए आरेख में 500 प्रत्याशी जिनका अंग्रेजी, हिंदी और गणित में परीक्षण हुआ है और विविध परीक्षणों में कितने प्रत्याशी अनुत्तीर्ण हुए हैं, इन्हें दर्शाया गया है। आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आपको ये ज्ञात करना है कि कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों का प्रतिशत कितना है। ये प्रश्न IAS प्रिलिमिनरी एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न में 3 वृत्त दिए गए हैं। पहले वृत्त में संख्याएं हैं 5, 10, 12 और 30 जो कि अंग्रेजी वर्ग को दिखाता है। दूसरे वृत्त में 5, 10, 12 और 75 ये हिंदी वर्ग के लिए है और तीसरे वृत्त में 5, 12, 12 और 50 ये गणित वर्ग के लिए हैं। ये तीनों वृत्त अंतर संबंधित हैं। विकल्प है 1 1, 2 0.078, 3 6.8, 4 7.8, 5 7.5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 7.8। प्रश्नानुसार हमें कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों का प्रतिशत ज्ञात करने को कहा गया है, यानी कि हम उन सभी प्रत्याशियों का भी प्रतिशत ज्ञात करेंगे जो कि 2 से अधिक विषयों में भी अनुत्तीर्ण हुए हैं, क्योंकि कम से कम 2 विषयों से स्पष्ट है कि अधिक से अधिक जितने भी विषयों में वे अनुत्तीर्ण हुए हों पर वे कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों की श्रेणी में आते हों, यानी कि 2 एवं 3 विषयों में अनुत्तीर्ण हो लेकिन 1 विषय में अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों की श्रेणी में नहीं आते हों। अतः हम आरेख में देखेंगे कि ऐसे प्रत्याशियों की संख्या कितनी है जो कि 2 और 3 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ हम गौर करने पर देखते हैं कि ऐसे प्रत्याशियों की संख्या 12 + 12 + 5 + 10 = 39 है जो कि कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या है 500, कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या है 39। कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले प्रत्याशियों का प्रतिशत होगा
39 into 100 upon 500 equals to 7.8%। अतः कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले प्रत्याशियों का प्रतिशत 7.8 है। निर्देश प्रश्न संख्या 43 से 48 तक। प्रत्येक प्रश्न दिए गए आरेख पर आधारित है। इस आरेख में वृत्त से बेरोजगार को, वर्ग से परिश्रमी को, त्रिभुज से ग्रामीण को और आयत से बुद्धिमान व्यक्ति को निरूपित किया गया है। इस आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आरआरबी पटना एएसएम एग्जाम दिसंबर 1995 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है जिसमें संख्याएं हैं 1, 3, 2, 6, 7, 8, 9, 15। एक त्रिभुज जिसमें संख्याएं हैं 1, 2, 6 और 5। एक आयत दिया गया है जिसमें संख्याएं हैं 11, 14, 1, 9, 8 और 10 और एक वर्ग दिया गया है जिसमें संख्याएं हैं 1, 2, 3, 14, 11, 12, 9। प्रश्न 43। ऐसे ग्रामीण जो कि परिश्रमी और बेरोजगार हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं हैं, इस आरेख के किस क्षेत्र में इन्हें निरूपित किया गया है? विकल्प है 1, 4, 2, 3, 3, 1, 4, 2, 5, 6। सही उत्तर है विकल्प 4, 2। प्रश्नानुसार हमें आरेख में उस क्षेत्र को ज्ञात करना है जो कि ऐसे ग्रामीण जो परिश्रमी और बेरोजगार हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं हैं। यानी हम ऐसे क्षेत्र को ज्ञात करेंगे जो ग्रामीण, परिश्रमी और बेरोजगार इन तीनों के क्षेत्र को निरूपित करता है। चूंकि आरेख में ग्रामीण को त्रिभुज से, परिश्रमी को वर्ग से और बेरोजगार को वृत्त से निरूपित किया गया है, इसलिए हम आरेख में क्षेत्र को निरूपित करने वाली ऐसी संख्या को ज्ञात करेंगे जो कि त्रिभुज, वर्ग और वृत्त में कॉमन हो। यहाँ हम देख रहे हैं ऐसी संख्या क्षेत्र केवल 2 है जो कि केवल त्रिभुज, वृत्त एवं वर्ग के अंतर्गत आ रही है। अतः आरेख में क्षेत्र 2 ग्रामीण, परिश्रमी और बेरोजगार व्यक्तियों के समूह को निरूपित करता है। प्रश्न 44। ऐसे ग्रामीण परिश्रमी व्यक्ति जो कि न बेरोजगार हैं और न ही बुद्धिमान हैं, इस आरेख के किस क्षेत्र में निरूपित किए गए हैं? विकल्प है 1, 3, 2, 2, 3, 14, 4, 5, 5 किसी भी क्षेत्र में नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5, किसी भी क्षेत्र से नहीं। प्रश्नानुसार हमें ऐसे ग्रामीण परिश्रमी व्यक्ति जो कि न तो बेरोजगार हैं और न ही बुद्धिमान, इस तथ्य को प्रदर्शित करने वाले क्षेत्र को ज्ञात करना है। अतः हम ऐसे अंकित क्षेत्र को ज्ञात करेंगे जो कि केवल ग्रामीण एवं परिश्रमी व्यक्तियों को निरूपित करता है। चूंकि आरेख में त्रिभुज से ग्रामीण को और वर्ग से परिश्रमी को निरूपित किया गया है, अतः हम आरेख में उस अंकित क्षेत्र को ज्ञात करेंगे जो कि केवल त्रिभुज एवं वर्ग में कॉमन हो। यहाँ गौर करने पर हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी अंकित क्षेत्र नहीं है जो कि त्रिभुज एवं वर्ग में कॉमन है। अतः केवल ग्रामीण एवं परिश्रमी व्यक्ति को एक साथ किसी भी क्षेत्र से निरूपित नहीं किया गया है। प्रश्न 45। ऐसे ग्रामीण व्यक्ति जो कि बेरोजगार हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं हैं और न ही परिश्रमी हैं, इनमें से किस आरेख के किस क्षेत्र में निरूपित किया गया है? विकल्प है 1, 10, 2, 6, 3, 9, 4, 2, 5, 4। सही उत्तर है विकल्प 2, 6। प्रश्नानुसार हमें उस अंकित क्षेत्र को ज्ञात करना है जो कि ऐसे ग्रामीण व्यक्ति जो बेरोजगार हैं लेकिन बुद्धिमान और परिश्रमी नहीं हैं, इस तथ्य को निरूपित करता हो। चूंकि आरेख में ग्रामीण को त्रिभुज से और बेरोजगार को वृत्त से निरूपित किया गया है, अतः हम देखेंगे कि ऐसे कितने अंकित क्षेत्र हैं जो कि कम से कम त्रिभुज और वृत्त के अंतर्गत आते हों लेकिन आयत और वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हों। इन तथ्यों पर गौर करने पर यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसे अंकित क्षेत्र केवल 6 हैं जो कि त्रिभुज एवं वृत्त के अंदर हैं। अतः ऐसे ग्रामीण व्यक्ति जो कि केवल बेरोजगार हैं, इन्हें आरेख में अंकित क्षेत्र 6 से निरूपित किया गया है। प्रश्न 46। ऐसे व्यक्ति जो कि बेरोजगार, परिश्रमी और बुद्धिमान हैं लेकिन ग्रामीण नहीं हैं, इन्हें इस आरेख में किस क्षेत्र से निरूपित किया गया है? विकल्प है 1, 10, 2, 11, 3, 12, 4, 9, 5, 15। सही उत्तर है विकल्प 4, 9। प्रश्नानुसार हमें ऐसे अंकित क्षेत्र को ज्ञात करना है जो कि बेरोजगार, परिश्रमी तथा बुद्धिमान व्यक्ति को निरूपित करता है। अतः हम देखेंगे कि वो कौन सा अंकित क्षेत्र है जो वृत्त,
वर्ग एवं आयत केवल इन 3 में ही आता हो। यहाँ हम देख रहे हैं ऐसा अंकित क्षेत्र केवल 9 है जो कि वृत्त, वर्ग एवं आयत के अंतर्गत आता है। अतः बेरोजगार, परिश्रमी और बुद्धिमान व्यक्ति को क्षेत्र 9 के द्वारा निरूपित किया गया है। प्रश्न 47। एक बेरोजगार व्यक्ति जो कि न ग्रामीण, न बुद्धिमान, न ही परिश्रमी है, इन्हें इस आरेख के किस क्षेत्र में निरूपित किया गया है? विकल्प है 1 7, 2 6, 3 12, 4 15, 5 15 और 7। सही उत्तर है विकल्प 5 15 और 7। प्रश्नानुसार हमें उस क्षेत्र को ज्ञात करना है जो कि ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जो न तो ग्रामीण, न बुद्धिमान और न ही परिश्रमी हैं को निरूपित करता है। यानी हमें केवल ऐसे क्षेत्र को ज्ञात करना है जो केवल बेरोजगार व्यक्तियों को निरूपित करता है। चूंकि आरेख वृत्त बेरोजगार व्यक्तियों को निरूपित करता है, अतः हम देखेंगे कि वृत्त के अंदर अंकित ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो केवल वृत्त में ही हो। यहाँ हम देखते हैं कि वृत्त के अंतर्गत आने वाले ऐसे 2 क्षेत्र 15 और 7 हैं जो केवल वृत्त में ही हैं। अतः अभीष्ट व्यक्ति को क्षेत्र 15 और 7 के द्वारा निरूपित किया गया है। प्रश्न 48। ऐसे व्यक्ति जो कि ग्रामीण नहीं है और ना ही बेरोजगार और ना ही बुद्धिमान है लेकिन परिश्रमी हैं, इस आरेख में किस क्षेत्र के द्वारा निरूपित किए गए हैं? पृष्ठ 297। विकल्प है 1 11, 2 10, 3 12, 4 8, 5 9। सही उत्तर है विकल्प 3 12। प्रश्नानुसार हमें केवल उस क्षेत्र को ज्ञात करना है जो कि केवल परिश्रमी व्यक्ति को निरूपित करता है। चूंकि आरेख में परिश्रमी व्यक्ति को वर्ग से निरूपित किया गया है, अतः हम देखेंगे कि आरेख में ऐसा कौन सा अंकित क्षेत्र है जो केवल वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि आरेख में ऐसा क्षेत्र केवल 12 है जो कि वर्ग के अंतर्गत आता है। अतः परिश्रमी व्यक्ति को अंकित क्षेत्र 12 से निरूपित किया गया है। प्रश्न 49। ऐसे व्यक्ति जो कि बेरोजगार, परिश्रमी, बुद्धिमान तथा ग्रामीण हैं, किस क्षेत्र में निरूपित किए गए हैं? विकल्प है 1 2, 2 9, 3 14, 4 1, 5 11। सही उत्तर है विकल्प 4 1। प्रश्नानुसार हमें ऐसे क्षेत्र को ज्ञात करना है जो कि चारों प्रकार के व्यक्तियों के बीच के संबंध को निरूपित करता है। यानी हम देखेंगे कौन सा अंकित क्षेत्र ऐसा है जो चारों आरेखों में कॉमन है। यहाँ हम देख रहे हैं ऐसा अंकित क्षेत्र केवल एक है जो चारों आरेखों में कॉमन है। अतः अंकित क्षेत्र 1 के द्वारा बेरोजगार, परिश्रमी, बुद्धिमान तथा ग्रामीण व्यक्ति को निरूपित किया गया है। प्रश्न 50। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके ये ज्ञात करें कि वो युवक जो नौकरी करता है लेकिन शिक्षित नहीं है, इनमें से कौन है? ये प्रश्न एसएससी क्लर्क ग्रेड एलडीसी एग्जाम सितंबर 1975 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर 3 वृत्त दिए गए हैं जो परस्पर संबंधित हैं। पहले वृत्त में संख्याएं हैं 1 2 4 5, दूसरे में 2 3 5 6 और तीसरे वृत्त में संख्याएं हैं 4 5 6 7। विकल्प है 1 4 5 6, 2 6 4 7, 3 4 या 6, 4 4 या 7, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। प्रश्नानुसार हमें उस युवक को ज्ञात करना है जो नौकरी करता है लेकिन शिक्षित नहीं है। दिए गए आरेख में हम ऐसी संख्या को देखेंगे जो केवल 2 आरेखों में कॉमन हो। यहाँ गौर करने पर हम देखते हैं ऐसी संख्या केवल 4 6 और 2 है जो दोनों आरेखों में कॉमन है। अतः 2 या 4 या 6 ऐसे युवक हैं जो कि नौकरी करते हैं लेकिन शिक्षित नहीं हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 51 और 52 दिए गए आरेख पर आधारित हैं। इस आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न एसएससी, दिल्ली पुलिस, सीबीआई और सीपीओ एग्जाम 1996 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है जिसमें संख्याएं 3 4 22 25 ये खिलाड़ी वर्ग को निरूपित करता है। एक त्रिभुज है जिसमें संख्याएं 3 4 8 17 ये डॉक्टर वर्ग को, और एक आयत है जिसमें संख्याएं 3 8 22 और 30 ये कलाकार वर्ग को निरूपित करता है। प्रश्न 51 ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं? विकल्प है 1 4, 2 8, 3 11, 4 3, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 3। प्रश्नानुसार हमें ऐसे डॉक्टरों की संख्या ज्ञात करनी है जो कि कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं।
यानी कि हमें आरेख में ऐसी संख्या को ज्ञात करना होगा जो कि तीनों आरेखों में कॉमन हो। यहाँ हम देख रहे हैं ऐसी संख्या केवल 3 है जो कि तीनों आरेखों में कॉमन है। अतः ऐसे डॉक्टर जो कि कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं, उनकी संख्या 3 है। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 52, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि कलाकार भी हैं? विकल्प है 1 25, 2 30, 3 22, 4 29, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 25। प्रश्नानुसार हमें ऐसे खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात करनी है जो कलाकार भी हैं। चूंकि आरेख में खिलाड़ी को वृत्त से और कलाकार को आयत से निरूपित किया गया है, अतः हम उन सभी संख्याओं को काउंट कर लेंगे जो कम से कम वृत्त एवं आयत के अंतर्गत आती हों। यहाँ हम देख रहे हैं ऐसे 22 + 3 यानी कि 25 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कलाकार भी हैं। अतः ऐसे खिलाड़ी जो कि कलाकार भी हैं, उनकी संख्या 22 + 3 यानी कि 25 है। इसी के साथ टाइप 1 के प्रश्न समाप्त। पृष्ठ 298, पृष्ठ 299, पृष्ठ 300 तथा पृष्ठ 301, इन सभी पृष्ठों पर इन प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं जो कि आपको बताए जा चुके हैं। पृष्ठ 302, ये पुस्तक राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान के राष्ट्रीय बोलता पुस्तकालय के ध्वन्यांकन एकांश द्वारा ध्वन्यांकित की जा रही है। टाइप 2, प्रश्न 1, दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख लंबे आदमी, काले बाल वाले लोग और भारतीय के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है? ये प्रश्न सिविल सर्विसेज एग्जाम 1984 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5। कुछ लंबे आदमी काले बाल वाले हो सकते हैं, कुछ काले बाल वाले भारतीय हो सकते हैं, कुछ लंबे आदमी भारतीय हो सकते हैं। अतः ये तीनों वर्ग अंशतः आपस में संबंधित हैं। प्रश्न 2, यदि ऐसे जंतु जो जमीन पर रहते हैं और ऐसे जंतु जो कि जल में रहते हैं, इन्हें दो बड़े वृत्तों के द्वारा निरूपित किया गया हो, और ऐसे जंतु जो कि जमीन और जल दोनों जगह पर रहते हैं, उन्हें छोटे वृत्त के द्वारा निरूपित किया गया हो, तो इन आरेखों में से कौन सा आरेख इन तीनों वर्गों के जंतुओं के बीच में सबसे उपयुक्त संबंध को निरूपित करेगा? ये प्रश्न IAS प्रिलिमिनरी एग्जाम 1985 और BET 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2। चूंकि जल में और जमीन में दोनों स्थानों पर रहने वाले जंतु जमीन में रहने वाले और जल में रहने वाले जंतुओं में कॉमन होंगे, अतः इन्हें सबसे उपयुक्त रूप से आरेख 2 द्वारा निरूपित किया गया है। निर्देश, दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख प्रश्न संख्या 3 से 12 तक के प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को पूर्ण रूप से निरूपित करता है? सही निरूपण करने वाले वेन आरेख की संख्या ही आपका उत्तर होगा। प्रश्न 3, सैनिक, जर्नल, कर्नल। सही उत्तर है विकल्प 3, जर्नल।